आज के क्लास में हम लोग विज्ञान साइंस के फर्स्ट अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी में सारे परिभाषाओं को, सारे डिफिनेशंस को और उससे संबंधित जो भी हमारे इक्वेशंस हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसे परिवर्तन जिससे नए गुणों और पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है। जिससे कोई नया चीज़ बनता है, नया गुण का और पदार्थ बनता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे हम अभिकारक करते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। यानी ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो हमारे जो पदार्थ होंगे उनको हम लोग अभिकारक कहेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो हमारे तत्व बन रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहेंगे। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे का जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। रासायनिक अभिकरण में प्रेक्षण मतलब क्या क्या परिवर्तन होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन होता है। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, तो जैसे पहले शब्द का समीकरण हम लोग लिखते हैं, उसके बाद फिर मतलब जो अभिकारक है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS होता है, और राइट हैंड साइड में हमारा जो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर क्या बनता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। इस तरह के इक्वेशन को रासायनिक समीकरण के रूप में इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे जिंक का होता है हमारा Zn, तो हमने जो इक्वेशन है जो यहाँ पे हमने लिखा वो हो गया हमारा Zn जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ ये रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाता है? जिंक सल्फेट बनाता है। तो ZnSO4 प्लस H2, तो इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। ये दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड हमारे LHS में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये हमारे RHS में, जैसे मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड के सभी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, और राइट हैंड साइड के सभी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, और इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे? इस पूरे इक्वेशंस को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों और प्रतीक के अवयव, अभिकारक और उत्पादों को रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब मतलब टेम्परेचर, दाब मतलब प्रेशर, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर में लिखा जाता है। जो हम लोगों ने अभी तीर निशान लिखा, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर या फिर प्रेशर या फिर जो भी उत्प्रेरक हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको तीर निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है कि ताप, दाब, उत्प्रेरक को तीर निशान के कहाँ लिखा जाता है? तो इसे हम लोग कहाँ लिखते हैं? ऊपर या नीचे लिखते हैं, तीर निशान के ऊपर या नीचे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, तो इसे संतुलित भी किया जाता है। दोनों तरफ हमारे जो पदार्थ बनते हैं वो समान होने चाहिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कंजर्वेशन ऑफ मास, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना ही निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। रासायनिक अभिकरण से पहले अभिकारक और उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम होने चाहिए। तब इसे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से सबसे पहले चरणबद्ध तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले हमने एक इक्वेशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आयरन है Fe प्लस H2O वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है, Fe2O3 ये बनाता है, प्लस
हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करता है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि सबका एटम की संख्या कितनी है एलएचएस में। तो एलएचएस में हमारे कौन कौन से अवयव हैं? आयरन है, फिर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है। कौन कौन से थे? आयरन के नीचे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम या फिर हम लोग परमाणु भार बोल, परमाणु कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन में 2 है, नीचे में 2 लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन में यहाँ पे 1 है। अब आरएचएस में आते हैं। आरएचएस में भी वही है हमारे, Fe है, H है, O है। Fe के नीचे कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन में कितने लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का 2। तो हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बराबर हमारा नहीं है, ठीक है। तो इसे हम लोग को संतुलित करना होगा, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए हम लोगों को दोनों तरफ समान से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि आयरन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में और हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने हैं उतने ही राइट हैंड साइड में हो। तो सबसे पहले तो हम लोग ये टेबल बनाए, ठीक है। फिर सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करना है। जैसे सबसे अधिक क्या है? हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को दोनों तरफ से हमको मिलाना है। तो यहाँ पे Fe2O3 बन रहा है, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, ये Fe3O4 करने जा रहा है, इसे इससे किसी नहीं बनेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको आयरन को मिलाना है, तो आयरन से मिलाने से पहले हाइड्रोजन को हम लोग मिलाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो इसको अगर हम 3 से गुना कर दें, इसको अगर हम 3 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 3 से लेकर 2। तो ये ऑक्सीजन यहाँ 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया? 3 गुना 2 6। तो इसको अगर हम 2 से फिर गुना कर दें, ये हम लोग अभी कर रहे हैं, तो हो गया ये हमारा हाइड्रोजन हो गया 2, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो 6 करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा? 3 से गुना करना होगा, 3 दूनी 6 हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पे अब हाइड्रोजन हमारा दोनों तरफ 6 हो गया। आयरन कितना है? आयरन 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, तो यहाँ पर भी 4 हो गया और यहाँ पर भी 4 हो गया। फिर हाइड्रोजन को देखते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है? 3 दूनी 6, 6 यहाँ पे हो गया। उस तरह से ऑक्सीजन देख रहे हैं, हमारा 3 है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला इक्वेशन सही नहीं है। इसका मतलब हमको ऑक्सीजन को फिर से यहाँ पे मिलाना होगा, ठीक है। तो इसको मिलाने के लिए हमको ऑक्सीजन के साथ इस इक्वेशन को सही तरीके से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ और भी इक्वेशंस के बारे में देखना होगा और इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग चेंज करते हैं और आगे के इक्वेशंस में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के प्रक्रिया में जैसे हमारा, अगर हम आयरन को लें और इसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? वाटर के साथ, तो अब ये बना रहा है हमारा Fe2O4 बना रहा है और उसके बाद हाइड्रोजन गैस एक्सेप्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन को मिलाएंगे। तो हाइड्रोजन हमारा क्या है? 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो अगर इसको हम 4 से गुना कर दें, क्योंकि ऑक्सीजन को 4 करना है, ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे 4 है, तो ऑक्सीजन को मैंने 4 किया। अब ये 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ पर भी 4 दूनी 8 कर दी हम लोगों ने। अब Fe हमारा 2 है, तो यहाँ पे Fe को हमको 2 करना है, तो Fe को 2 करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से इक्वेशंस हमारा जो है संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इक्वेशन को संतुलित करते हैं और संतुलित करने के बाद आगे इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जो केमिकल हमारे इक्वेशंस होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो रासायनिक अभिकरण होता है उसको हम लोग कहते हैं संजीवन अभिक्रिया, मतलब जब एक के साथ दूसरा जुड़ता है। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। मतलब यहाँ पे इक्वेशन एरोसिन के साइड यहाँ पे एक या एक से अधिक होगा, लेकिन मिलके सिर्फ प्रोडक्ट जो है हमारा, उत्पाद जो है वो एक ही बनाएगा, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल लें, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2।
ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है हमारा। उस तरह से वाटर H2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, H2O बनाता है। ये रिएक्शन मेरा नहीं है बैलेंस, तो इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन बराबर हो गया 2 दूनी 4 हो गया, तो इसको हम लोग 2 लिख लिए। तो ये बैलेंस हमारा इक्वेशन हो गया। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, बस ये सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनाता है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सारा बैलेंस ही है, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा जो इसी में है कि वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। मतलब एक, ये जस्ट इसका उल्टा, मतलब ए जो है वो टूट कर एक या एक से अधिक उत्पाद बनाएगा, हमारा अभिक उत्पाद बनाएगा। अच्छा, ये जो इक्वेशन होता है, ये जो हम लोगों ने पहला इक्वेशन देखा जिसको हम लोग संयोजन कहते हैं, संयोजन जो होता है, संयोजन अभिक्रिया जो होता है वो ऊष्माक्षेपी होती है। मतलब संयोजन अभिक्रिया के बाद ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा मतलब हीट, ऊष्मा जो है वो निकलती है। और ये हमारा पहला था। दूसरा जो है हमारा वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में ए से जब हमारा बी और सी बन रहा है, ए टूट कर बी और सी जब बना रहा है, तो ऊष्मा का वियोजन हो रहा है यहाँ पे, ऊष्मा वियोजन। मतलब टूटने में ऊर्जा लगती है, यहाँ पे ऊर्जा खपत होती है। जैसे इसका उल्टा, वहां ऊर्जा निकल रहे थे, यहाँ पे ऊर्जा क्या होती है, खपत होती है। एग्जाम्पल के फॉर्म में लें अगर हम लोग, तो फेरस सल्फेट टूटकर जब इसमें हम लोग ऊष्मा देते हैं तो क्या निकलती है यहाँ से, यहाँ से ये बनती है FO2O3 प्लस SO2, ये गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर ट्राईऑक्साइड का गैस बनता है। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, सिर्फ 2 यहाँ लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 4 दूनी 8, 3 दो 3 दो 6, 3 9 हो रहा है यहाँ पे। हाँ ठीक है। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, ये ब्रेक होकर क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये जो है हमारा दूसरा इक्वेशन था। इसके बाद ये एक विद्युत वियोजन भी होता है, विद्युत धारा प्रभावित करने पर भी वियोजन होता है। जैसे वाटर में अगर हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट जाता है। प्रकाश वियोजन, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भी वियोजन होता है। जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है उसमें सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो यह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। उस तरह से सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो सूर्य का प्रकाश पड़ने पे सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक कर जाता है। इस प्रकार का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस तरह का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है ऊष्मा शोषी, जिन अभिक्रियाओं में अभिक्रियाओं को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको ऊष्मा शोषी रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारा जो है सारी ऊष्मा शोषी रिएक्शन है। इसके बाद तीसरा हमारा जो है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं या विस्थापन। मतलब आयरन जो है
कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा और अपनी इसके साथ सल्फेट बना लेगा। तो ये बन जाएगा Fe का इसके साथ सल्फेट और कॉपर को अलग कर देगा। मतलब ये जो युग में था कॉपर सल्फेट, आयरन इसके साथ आया, सल्फेट से अपना रिएक्शन कर लिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो इस तरह को विस्थापन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो जैसे लोहे की कील भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का, जैसे ये हमारा रिएक्शन यहाँ पर दिखाया गया है परखनली वाला जो रिएक्शन है, उसी तरह से। और दूसरा एग्जांपल, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, ये हो गया विस्थापन रिएक्शन, अभिक्रिया। इसके बाद दूसरा जो होता है द्विविस्थापन, दो बार द्विविस्थापन हो रहा है। मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट Na2SO4 बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। मतलब ये इसके साथ रिएक्ट किया और ये इसके साथ रिप्लेस किया, तो दो बार विस्थापन हुआ, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, पांचवा नंबर, उपचयन एवं अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको हम लोग उपचयन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। सेम चीज है। उपचयन मतलब जब ऑक्सीजन बढ़ा, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला तो बना CO2, ये हो गया उपचयन। उसी तरह से कॉपर के साथ ऑक्सीजन, कॉपर के साथ ये, इस तरह के जो रिएक्शंस हमारे होते हैं, इस तरह के सारे रिएक्शंस को हम लोग उपचयन रिएक्शन कहते हैं। अपचयन में जब हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, मतलब जैसे यहाँ आप डालें तो ये बना कॉपर और H2O। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह का रिएक्शन हो रहा है। पहला तो ये ऑक्सीजन घट रहा है, ये हो रहा है अपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन घटना, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, किसका घट रहा है, कॉपर का। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कॉपर का घट रहा है, लेकिन यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो ये उपचयन है। दोनों रिएक्शन है, यहाँ पे उपचयन भी है और अपचयन भी है। और जब दोनों रिएक्शन साथ साथ होते हैं, इस तरह से उपचयन और अपचयन एक साथ एक रिएक्शन में होते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन और अपचयन। अब आते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अपचयन का प्रभाव। संक्षारण, जब कोई धातु ऑक्सीजन की आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो इसे धातु की ऊपरी परत कमजोर पड़ जाती है। लोहे की वस्तु में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी पत्ती चढ़ना, ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। उस तरह से विद्युत लेपन, पेंट आदि संरक्षण से धातुओं को बचाया जा सकता है। विकृत गंधिता, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से अपचयित हो जाते हैं और जिससे स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता रोकने के लिए प्रति ऑक्सीजन का उपयोग करके वायु रोधी बर्तन में खाने के पदार्थ को रखकर। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि रासायनिक प्रक्रिया क्या है, अभिक्रिया क्या है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के हमने प्रकार पढ़े, और रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से हम संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं 1 नंबर के, जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ इससे संबंधित
ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो हमारे मैट्रिक के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, और उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इससे कैसे हम लोग उस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, इसी फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को।